ओके, एंड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मेरा नाम अंजू है और मैं हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज से बिलोंग करती हूँ। मैंने 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉलेज से बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की। और सर इस साल मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज का मेंस क्वालिफाई किया और सर ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, अंजू जैसे आपने बीएड किया राइट 2022 में, यस तो आप टीचिंग में क्यों नहीं जाना चाह रहे? सर मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है, इसीलिए वैसे मैंने बीएड किया है। लेकिन सर एज अ सिविल सर्वेंट क्योंकि वो एक वाइड स्कोप प्रोवाइड करेगा, उसमें भी जाके सर मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहूँगी। बट वो आपको डोमेन एक्चुअली उसमें वो तो जनरल एक जॉब है राइट, इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर डोमेन ऑफ एनी ऑफ द जॉब। तो एक जनरल इफ़ यू गेट एस एफडीएम, आप सेलेक्ट होते हैं एफडीएम, तो एफडीएम में तो उसका एक जनरल जॉब होता है, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपको टीचिंग के एजुकेशन के रिगार्डिंग आप टीचिंग में आपको कुछ मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आपने बीएड भी किया है और आपकी बीएससी ऑनर्स, मतलब बीएड वही लोग करते हैं जो पर्टिकुलर जिनका स्पेसिफिकली जिनको टीचिंग में जाना है राइट। यस तो सर मुझे लगता है कि एज ए टीचर सर प्रोफेशन बहुत अच्छा है अपने आप में और बच्चों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बट सर एज ए सिविल सर्वेंट उनके लिए और ज़्यादा काम किया जा सकता है। जैसे सर जो कमियां हैं अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर कोई और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना हो, या फिर सर जैसे अभी रिसेंटली एक कैंपेन चलाया गया था कॉफ़ी विद डीसी के नाम से। तो सर वहाँ पे एजुकेशन में काम किया गया है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है आगे बढ़ने के लिए। सर मुझे लगता है मैं एज ए सिविल सर्वेंट और ज़्यादा बेहतर काम करूँ। बट ये तो तब होगा ना जब आप एसडीएम सेलेक्टेड हो गए, मान लो आपको अलाइड सर्विसेज मिल गई, यस तो वहाँ तो इतना आपको जर्नलिस्ट, वहाँ तो स्पेसिफिक डोमेन में काम होगा। जैसे आप ईटीओ सेलेक्ट हो गई या कोई भी एनी अदर फील्ड से, तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ये रजिस्ट्रार एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रैफिक मैनेजर। सर मैं अगेन ट्राई करूँगी इसमें सिविल सर्विसेज में। अच्छा ठीक है, तो फिर वैसे सर मैंने एचटेट भी क्वालिफाई किया है और इस साल मैंने स्क्रीनिंग में भी अप्लाई किया है। तो सर अगर मेरे को लगता है कि मुझे एसडीएम की पोस्ट अलॉट नहीं हुई और मुझे कोई और अलाइड सर्विस ऐसी मिलती है जिससे मुझे लगता है कि टीचर ज़्यादा बेटर होगा, तो सर वो मैं सोच सकती हूँ। लेकिन मुझे सिविल सर्विसेज में ही मेरा मेन एम है, उसके लिए मैं ट्राई करूँगी। ठीक है, अगर एसडीएम नहीं मिला तो आप टीचिंग की तरफ जाएंगे? सर मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, बट फॉर द टाइम बिंग अगर मुझे लगता है कि एक ऐसी सर्विस है जिसमें सर मैं एज ए टीचर बेटर कर सकती हूँ, तो सर वो हो सकता है। अदरवाइज सर मुझे मेरा लॉन्ग गेम यही है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है सर। ठीक है। अंजू, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनल फॉर्म किया है टू इंक्रीज द मैरिजेबल एज फॉर द वुमेन्स इन इंडिया। आपको पता होगा लीगल एज कितनी है अभी शादी की लड़कियों सर की? अभी 18 है। तो कितना करना चाह रहे हैं? सर वो 21 करना चाह रहे हैं उनके मेल काउंटर पार्ट्स के। वो क्यों करना चाह रहे हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे? सर उसका रीज़न है एक तो यही कि अगर मेल काउंटर पार्ट्स के लिए वो एज 21 है तो हम वहाँ पे इक्वलिटी लेके आए। दूसरा सर ये कि आजकल जैसे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, एजुकेशन वो अच्छे से हायर एजुकेशन ले पाएँ वुमेन जो हैं, और सर वो एम्पावर्ड हों जब उनकी मैरिज हो, तो वो फाइनेंशियली और सोशली एम्पावर्ड हों। सर वो एक मकसद है। ओके, आप कह रहे हैं कि अगर हम मैरिजेबल एज बढ़ा देते हैं, Yes, 21 कर देते हैं, तो लड़कियों को ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो पढ़ेंगी ज़्यादा, यस तो वो वर्क फोर्स में भी आएंगी, ठीक है ना। बट अभी एक रिपोर्ट आई थी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की, उसमें जो लड़कियों का पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा रहा है इन कंपैरिजन टू द बॉयज़ हायर एजुकेशन में, कि हायर एजुकेशन में उनका परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है। यस बट फिर भी उनका जो पार्टिसिपेशन रेट है लेबर फोर्स में वो कम है। लड़कियां हायर एजुकेशन तो अचीव कर रही हैं, बट फिर भी वो लेबर फोर्स में, लेबर उसमें काम उसमें वर्क लाइफ में नहीं आ रही हैं। तो ये तो उसको जस्टिफाई करेगा नहीं। सर फिर भी अगर वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर उनकी बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड होंगी। लेकिन सर अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर वो हायर एजुकेशन प्राप्त करती हैं तो वो ज़्यादा एम्पावर्ड होती हैं और उनके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, तो सर उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स भी बेहतर मिल पाएंगे। मुझे लगता है सर वो भी सोसाइटी में एक बहुत अच्छा योगदान होगा अगर
वो हायर एजुकेशन लेती है सर, हम आगे इस बारे में भी वर्क कर रही है गवर्नमेंट कि उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़े सर। पर शुरुआत तो एजुकेशन से ही होगी और लोअर लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी सर। ये चेंज ग्रेजुअल होगा और मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में उनकी पार्टिसिपेशन हर स्फेयर में बढ़ जाएगी सर। अच्छा, और रिसेंटली अभी पार्लियामेंट ने 33% रिजर्वेशन के लिए बिल पास किया है यस वुमेन्स के लिए, यस ठीक है, आपको पता है इसके बारे में? यस। तो इसके 3 बेनिफिट्स और 3 नुकसान बताइए इसके। चैलेंजेस, नुकसान तो नहीं मैं कहूँ, चैलेंजेस क्या रहेंगे इसके 3 और 3 बेनिफिट्स क्या रहेंगे? सर जैसे इंडिपेंडेंस के बाद से ही ये बार बार मुद्दा उठता रहा है कि वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए। और सर अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ 5% पार्टिसिपेशन था विमेन का पॉलिटिकल स्फेयर में, जो बढ़ के है अब 15% हुआ है। लेकिन सर वो भी इनफ नहीं है अगर हम बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखते हैं तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे मोर देन 50% है। तो सर ये अनफॉर्चुनेट रहा कि ये जो पार्टिसिपेशन है उनकी नेचुरली नहीं हो पाई। तो सर उसके लिए हमें बिल लेके आना पड़ा। जैसे कि सर मोर देन अबाउट 50% विमेन है कंट्री में, तो सर उनके लिए उनका पॉलिटिकली एम्पावर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। उस लेवल पे सर उनका एक ओपिनियन फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी सोसाइटी में लोअर लेवल तक काम होगा। और सर चैलेंजेस मुझे लगता है कि ये हैं, जैसे पंचायत में भी जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके इलेक्शन में सर 33% कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन उन्हें मिला था और कई स्टेट में इंक्लूडिंग हरियाणा वो 50% कर दिया गया है। लेकिन सर वहाँ पे एक सरपंच पति का कंसेप्ट निकल के आता है कि वो सिर्फ जो पेपर पे हैं वो सरपंच रह गई हैं, लेकिन उनके जो काम है वो सारे उनके हस्बैंड्स कर रहे हैं। तो सर ये एक चैलेंज है, ये चैलेंज सर सोसाइटी लेवल पे ही अवेयरनेस क्रिएट करके ओवरकम किया जाएगा। बट सर फिर भी मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है कि इसकी 0% सक्सेस है सर। बहुत जगह देखने को मिलता है जहाँ अच्छी एजुकेटेड वुमेन सरपंच बनती हैं तो वो सर अपने लेवल पे काम करती हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आपने मेंशन नहीं किया इसमें। हॉबीज़ आपकी कुछ हैं कि कैसे आप टाइम? सर एक तो मेरा इंटरेस्ट है, मुझे गाने सुनने में इंटरेस्ट है। गाने और सुनने सर में? मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। आप सिंगिंग का, और ठीक है, राइट, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं अब सर पूछेंगे, सर मैं आपको बाद में पूछूंगा। ओके मैम, किस टाइप के सॉन्ग्स आपको सुनना ज़्यादा पसंद है? सर एज एन एस्पिरेंट और एज ए स्टूडेंट सर मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे सर डिनर के बाद 30-40 मिनट्स में अपने घर के आंगन में टहलते वक्त डेली सॉन्ग सुनती हूँ। एक सर मुझे डीप थॉट्स वाले सॉन्ग ज़्यादा पसंद है। एक जैसे सर एक जैसे सिंगर है पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज, तो सर वो जो उनके गाने हैं वो मुझे काफ़ी पसंद है। ओके, अच्छा अंजू, जो हरियाणा स्टेट है इसमें सेक्स रेशो बहुत कम है, मतलब 1 ऑफ द मिनिमम ही है। यस तो लेकिन अगर हम आर्थिक तौर पे देखें तो 1 ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट्स है हरियाणा। तो मेन रीजंस क्या हैं कि सेक्स रेशो कम है? सर हरियाणा की सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल सिस्टम वो पे तो मेनली बेस्ड है। हमारा सारा देश ही पैट्रियार्कल। यस सर, लेकिन सर जैसे जब एक बेटी जन्म लेती है तो उसको बोझ इसलिए माना जाता है सर। एक तो जो डाउरी सिस्टम है सर, ये एक मेन रीजन रहा है ये भी फीमेल हर स्टेट फेटिसाइड में है। को। अब डाउरी हर स्टेट में, मतलब हरियाणा में हरियाणा ऐसा की स्पेसिफिक क्या, अगर आप एक कारण भी कोई बता दें, मतलब 1 या 2 कारण आपको? सर वो जनरल सर सोसाइटी का माइंडसेट ही। तो चलो, गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए हैं सेक्स रेशो इम्प्रूव करने के लिए? एक तो सर लो है PCPNDT जो है वो जो इसको इलीगल बनाता है ठीक है। कि वो, और सर उसके किसको इलीगल बना? सर जो फीमेल फेटिसाइड है और सेक्स को जांचना, ठीक है, reconstruct, ठीक है। सर उसको इलीगल बनाता है। और सर स्कीम्स चलाई गई हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था सर, वो एक है कैंपेन है सर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आपकी बेटी हमारी बेटी एक योजना है जिसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है और सर एजुकेशन पे गवर्नमेंट काफ़ी एम्फेसाइज करती है। एक ये है सर, एक सर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को भी काफ़ी प्रमोट किया गया है, उनको लोन्स मिलता है कोलेटरल फ्री एक सर्टेन अमाउंट तक, तो सर ऐसे ये चल रहा है। ओके, अच्छा, हरियाणा स्पोर्ट्स में काफ़ी हम देखते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है यस सर। ओवरऑल, तो ऐसे क्या चेंजेस हरियाणा सरकार ने किए हैं जो हरियाणा की जो परफॉर्मेंस है, अगर हम पिछले 15 से 20 साल में देखें, मतलब ओलंपिक लेवल पे भी एशियन गेम्स के लेवल पे भी इम्प्रूव हुई है, मतलब अगर आप बता सकते हैं। सर हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है, एक तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्टेडियम्स बनाए गए हैं उनको वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। दूसरा सर जैसे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं एशियन गेम्स के, कॉमनवेल्थ के या ओलंपिक्स के, उनके पार्टिसिपेंट्स को भी और जो विनर्स होते हैं उनको भी एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। दूसरा सर ये है, एक सर ग्रेडेशन पॉलिसी है हरियाणा गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स को लेके, जिसमें सर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो अच्छे लेवल के खिलाड़ी हैं। ओके, अच्छा, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोज किया था, एक Yes. कमेटी बैठाई गई थी वो देखने के लिए कि ये फिजिबल है कि नहीं है। Yes. तो आपके नज़रिए में हमें वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट कराना चाहिए या जैसे अब करंटली हो रहा है जो सिस्टम वो ठीक है? सर इसमें चैलेंजेस ये आ रहे हैं या जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं इसके अगेंस्ट, वो ये हैं कि इतने बड़े लेवल पे अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है कि हम एक ही बार में पूरे देश में इलेक्शन करवा पाएँ। सर दूसरा चैलेंज ये आ रहा है कि जैसे कि अगर बीच में कोई स्टेट असेंबलीज या गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती हैं तो सर उसके लिए क्या होगा। तो सर उसके लिए मुझे लगता है कि पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। सर दूसरा ये जो डिसीजन है वो कंसेंसस बेस्ड हो, और सर तीसरा मुझे लगता है कि इसके लिए जो भी लीगल अमेंडमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो की जाए कि अगर बीच में कोई डिसॉल्यूशन होता है किसी असेंबली का तो सर उसके लिए ओके, चलो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि पंजाब आपका नेबरिंग स्टेट है, हमारा नेबरिंग स्टेट है। यस सर। तो कैपिटल को लेके कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा कहता है कि चंडीगढ़ हमारा है। तो इस रिगार्ड में चंडीगढ़ हरियाणा का होना चाहिए या पंजाब का होना चाहिए, या जो स्टेटस को है एज ए यूटी, उस रिगार्ड में आपके क्या विचार हैं? सर मुझे लगता है अभी तक तो जो स्टेटस को है वो सही चल रहा है। उसके बाद अगर आगे आने वाले टाइम में ऐसा है तो सर पहले एक नई कैपिटल बनाई जाएगी। सर पहले प्रपोजल्स जैसे मैंने बीच में सुना है कि आ रहे थे, जैसे करनाल को डेवलप करने की प्रिपरेशंस थी, तो सर वो पॉलिटिकल डिसीजन। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके अंजू, अभी आपको जैसे हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में चला, तो Yes. वो मोस्टली सक्सेसफुल नॉर्दर्न स्टेट्स में हुआ। Yes. हरियाणा में, पंजाब में, तो हम हरियाणा की बात करेंगे। तो हरियाणा में सक्सेसफुल हुआ बट उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई उसमें, यस राइट। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो आप ये बताएं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, दूसरा ये बताएं कि हरियाणा को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिकली कौन से सेक्टर्स पे क्या काम किया जा सकता है। सर एक तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन को लेके प्रॉब्लम आ रही है सर, इनिशियली ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी तरह से इंक्रीज़ हुई, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि वो स्टेगनेशन की तरफ जा रही है। तो सर वहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि एक तो मोनोकल्चर जो है वो हरियाणा ने अडॉप्ट कर लिया, उसके फार्मर्स ने मेनली राइस और वीट हैं जो हरियाणा की जो फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें यही दो फसलें उगाई जा रही हैं। उसकी वजह से सर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है। तो अभी
जैसे कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ मानसून डिसरप्शंस जो बढ़ रही हैं, तो सर एक तो ग्राउंड लेवल नीचे जा चुका है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा सर हम मानसून पे भी डिपेंड नहीं रह पा रहे, तो सर क्रॉप फेलियर्स के रेट उसकी वजह से बहुत बढ़ते हैं। दूसरा सर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ उस टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ा, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और सॉयल पोल्यूशन, ग्राउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सर इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तीसरा सर एक ही ये मोनोकल्चर अपने आप में ही एक प्रॉब्लम बन गई, इससे रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स सर अलग हैं, जैसे कि कैंसर की, ब्लड प्रेशर की, सर इस तरह की बीमारियाँ सामने आ रही हैं। ओके, तो अब हम एग्रीकल्चर में हमारा डिक्लाइन शुरू हो गया, राइट? प्रोसेस इंडस्ट्री, हाँ, कौन सी इंडस्ट्री, कौन से स्पेसिफिक एरियाज पे हरियाणा ध्यान दे सकता है जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मुझे लगता है तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जैसे कि हरियाणा एक एग्रेरियन इकोनॉमी रही है और यहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रही है, तो सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ पे हम काम कर सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों क्रिएट करेगा। उससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होगी और फार्मर्स को भी रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिल पाएंगे। सर एक तो ये हो सकता है। एक सर हमारा IT सेक्टर, जैसे गुड़गांव में, पंचकुला में, ये सर डेवलपमेंट इसमें अच्छा हुआ है, तो इसमें ही और काम किया जा सकता है। इस तरह की बाकी टाउनशिप्स डेवलप की जा सकती हैं, जैसे मानेसर सर टाउनशिप डेवलप की गई, यस सर। तो उस तरीके के और बाकी स्टेट में, पूरी स्टेट में सर इस तरीके की टाउनशिप्स डिस्पर्स की जा सकती है। अंजू, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि आपका बहुत रुझान है टीचिंग की तरफ, राइट? आपको टीचिंग, तो आप कह रहे हो कि टीचिंग से डायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो और बच्चों की डेस्टिनी चेंज हो सकती है, राइट? ठीक है, तो अब मैं आपको एक थोड़ा सा डाटा बता रहा हूँ कि मेवात वाला आपको एरिया पता है, यस सर। ठीक है ना? तो उसमें जो लिटरेसी रेट है वो सबसे लोवेस्ट है हरियाणा में। यस सर। गुड़गांव में उसके साथ लगता है, यस उसमें लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, यस सर। ठीक है ना? तो आप बोल रहे हो कि लिटरेसी रेट जब बढ़ता है तो उससे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, बट गुड़गांव का लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है, बट वहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे लोवेस्ट है यस पूरे हरियाणा में। और मेवात में जहाँ लिटरेसी रेट सबसे कम है, यस। वहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा में। ऐसा क्यों है? सर एक तो उसका रीज़न ये है कि मेल डोमिनेंट माइग्रेशन गुड़गांव की तरफ ज़्यादा हुआ है, जबकि जो मेवात का एरिया है वो एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में काउंट किया जाता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी नहीं है, तो सर वहाँ के मेल्स जो हैं वो बाहर की तरफ माइग्रेट करते हैं, जबकि गुड़गांव में मेल माइग्रेशन गुड़गांव की तरफ आती है। तो एक तो मेन रीज़न सर ये है। दूसरा सर एक ये रीज़न माना जा सकता है कि जो मिसयूज़ है इन टेक्नोलॉजीज़ का, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज़, तो सर वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में इजीली एक्सेसिबल होती हैं, तो सर एक ये रीज़न हो सकता है। मेन रीज़न सर माइग्रेशन रिलेटेड ही है। ओके, एनी अदर रीजंस? सर ये दोनों हैं। ठीक है अंजू, डन सर। Yes. ठीक है अंजू, आपका इंटरव्यू ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, तो आप 5 मिनट वेट कीजिए, हम आपको फीडबैक देंगे, देन विल टेक द क्वेश्चंस, राइट? कैसा गया अंजू इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग आपका? सर बाकी सब ठीक था, मुझे लगता है वो एजुकेशन वाला ही एक मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल दिया कि मैं इस तरफ आ जाऊँगी, तो इसलिए मुझे वो लगा कि वो थोड़ा सा राइट। सी एक्चुअली पता है क्या, आपकी जो आपकी झुकाव है ना वो एजुकेशन की तरफ इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना कि आप, ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन आपका बैकअप नहीं है, ये आपका बैकअप है। नहीं सर, ये बैकअप तो नहीं है नहीं, इसमें। वो तो नहीं, एक्चुअली वो आपको तो कन्विंस जो करना। आप वहाँ बोलोगे उनको तो वही वो होगा, मतलब आप कुछ भी बोलोगे जो आप वहाँ रखोगे उनको तो वही मानना है। जैसे आपने अपने मतलब आर्ग्यूमेंट्स दिए, तो उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि मैंने बाद में एजुकेशन की तरफ ही आना है। हाँ, आप इसको ऐसे रख लो कि एजुकेशन मतलब सिविल सर्विसेज में एडमिशन होना, मतलब सेलेक्ट होना सर्टेन नहीं है, 100% यू कांट बी श्योर। तो एज अ बैकअप प्लान, और उस टाइम पे जितनी मेरी मतलब समझ थी, मैं सर हाँ रीज़न सर वही है, एक्चुअल रीज़न। देखो हमें वहाँ एक्चुअल नहीं बताना, पॉलिटिकली करेक्ट रहना आपको, पॉलिटिकली करेक्ट रहना है, और जिससे हमें मार्क्स आए हमें तो मार्क्स लेने हैं।
उनको ऐसा लगना चाहिए ना कि आप कन्विंस्ड है इस जॉब के लिए, हाँ। ठीक है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि चलो ठीक है ये हो गया तो मैं इंटरव्यू देने आ गई हूँ, लेकिन मुझे तो उधर ही जाना है, FDM नहीं मिला तो मतलब आपको वर्थ दिखानी पड़ेगी इसकी, राइट। और आपने Yes, ग्रेजुएशन की है मिरांडा हाउस से, तो वो एक्सपेक्ट हाँ। करते हैं आपका मतलब स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स आप दोगे उससे बहुत बार रेज हो जाता है। राइट। दूसरा आपका ये है कि आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो इंडिया के रेलेवेंट करंट अफेयर्स चल रहे हैं ना, जैसे G20 हो गया, इंडिया के मिशन हो गया, स्पेस मिशन हो गया, वुमेंस को लेके क्या चल रहा है, एंड द सेम इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। कि स्टेट ऑफ हरियाणा में वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है ना। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है। फिर आपको हॉबीज़ के आसपास पूछेंगे वो, ठीक है। फिर आपके एजुकेशन में थोड़ा पूछ लेंगे। एक आपका एक्चुअली क्या है कि आप ना मतलब क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही मतलब नर्वस सा लग रहे हैं। हो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ। ओके सर। देखो मेन मोड कब है आपके इंटरव्यू? सर 9th। पहले तो ही 3 दिन है, आप 3 दिन में कुछ ऐसा बिल्कुल वो तो कर नहीं सकते। तो 7 से 8 जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं वो, अब जैसे हरियाणा का मैंने क्वेश्चन पूछा था कि चंडीगढ़ को लेके क्या वो है, उसमें एक बार देख लेना CM का क्या स्टैंड है और उसका क्या है, वो आपने प्रो स्टेट ही देना है, ठीक है। और अगर कहीं फंसते हो तो उसमें कह देना कि कंसेंसस बिल्ड करके फेडरल स्ट्रक्चर को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डाल के उस रिगार्ड में आपने आंसर दे देना। पर वैसे क्वेश्चन में आप ब्लैंक नहीं हो सकती, क्योंकि आप बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लैंक ही हो गए थे उसमें, आपको नहीं पता था, बिल्कुल कन्विक्शन थी नहीं आपके आंसर में। तो जैसे SYL का मुद्दा भी कि कल शायद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, वो देख लेना अच्छी तरह से। और एक ये देख लेना, बाकी सेक्स रेशो पे जो मेन कारण है वो है टेक्नोलॉजी तो है ही। हरियाणा एग्रेरियन स्टेट है, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ आया है, तो मिडिल क्लास जो एग्रीकल्चरिस्ट की डेवलप हुई है। अब जो लैंड है, लैंड को ऐसा देखा जाता है कि लड़का इनहेरिट करेगा, तो उस कारण लड़के के लिए प्रेफरेंस बढ़ जाती है, जो उसका मेन कारण है। और एक गुरुग्राम कहना, गुड़गांव नहीं कहना, क्योंकि सरकार ने नया नाम चेंज किया है। पॉलिटिकली आपको बिल्कुल करेक्ट रहना है। बाकी ऑलमोस्ट सब ठीक था, यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। एक बार एक काम करना कि जो इंटरव्यूज़ हैं यहाँ के, इसकी रिकॉर्डिंग ले लेना, देन सी योरसेल्फ कि आप कैसे, मतलब आपकी बॉडी पोस्चर क्या था, आपके मतलब आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करनी है थोड़ी, तो मिरर के सामने या अपने जो अपने दोस्त है, अपनी फैमिलीज़ के सामने आप बिल्कुल सीरियस होकर बात करो उनसे, ठीक है ना। थोड़ा नॉर्मली, मतलब ऐसे दूसरे टोन में, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ, मतलब थोड़ा एक ऊंचा बोलना है, मतलब ऊंचा नॉट इन लाउड, इन अ वेरी लाउड मैनर, कि मतलब थोड़ा सा उनको लगे दैट यू हैव अ कॉन्फिडेंस अबाउट योरसेल्फ। जैसे हम सर मेरे को ये लगता है कि जब मैं ऊंचा बोलती हूँ तो कहीं स्पीड ना बढ़ जाए मेरे बोलने की, सर इस वजह से मैं ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा मतलब डेलिब्रेट एफर्ट दे लो, 2-3 दिन की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई पिच नहीं बोलना, थोड़ा सा एक मतलब और वो। आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपके मुंह में स्माइल आ जाती है, ठीक है ना, आप हंसने लग जाते हो, तो उनको दिखना नहीं चाहिए ऐसा। और वो एक थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाता है उस चीज़। थोड़ा पोज लेके आंसर देना है, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है। मन में खुश हो लो, कि उनको मत दिखाओ कि आपको एकदम से, आप पता है हरी में रहते हो कि एकदम से क्वेश्चन पूछा और आपने बस झट से जवाब दे दिया उसका, तो आपको उनको ऐसा लगता है बोर्ड को कि वो आपको कहीं ना कहीं फिर फंसा लेंगे, ठीक है ना। और जो आंसर आपको नहीं आता आउटराइटली कह दो मुझे नहीं पता, आई नीड टू रीड अबाउट इट, क्योंकि अगर आप हाफ हार्टेड वो दोगे तो वो फंसाएंगे आप। इस चीज़ में मतलब एक मतलब कन्विक्शन होनी चाहिए आपके आंसर्स में, क्योंकि उन्होंने वही देखना है कल को आपको SDM बनाना है, जो भी आपको वो होगा उस रिगार्ड में। पर ये जो इश्यूज़ है ना हरियाणा के, जो 3-4 मेन SYL हो गया, ये प्राइवेट, जैसे प्राइवेट रिजर्वेशन का एक इशू था, SYL का हो गया, चंडीगढ़ का इशू है, ये करंट बेस्ड है और ये ओपिनियन बेस्ड हैं सारे। इसमें आप नहीं कह सकते कि आई डोंट नो, फिर वो भी बहुत नेगेटिव हो जाएगा। बहुत फेयर चांस है आपका। सिलेक्शन तो देखो 61 स्टूडेंट्स है, आपकी हो ही जानी है, पर कोशिश करो कि आप टॉप 5 टॉप 7 में आ जाओ, ताकि दोबारा बहुत अच्छा चांस है। तो थोड़ी सी कोशिश कर लो, और तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपका मतलब बहुत एग्जैक्ट हो जाए तो कैंडिडेट मतलब अच्छा वो है, ठीक है ना। बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो? सर सिंगिंग में जैसे या हॉबी में कितना डीप तक जा सकते हैं, मुझे उसके लिए कुछ फैक्चुअल नहीं, मतलब आपकी नॉर्मल सिंगिंग है, नॉर्मल जो है वही बताना। कि मोटिवेशन सॉन्ग है वो मैं प्रिपरेशन के लिए सुनती हूँ, थोड़े डीप थॉट वाला अगर अवॉइड करना चाहते हो तो कर लो, और कोशिश करो कि हिंदी की तरफ ही ज़्यादा वो रहे। आप सतिंदर सरताज का नाम लिया, वो पंजाबी की तरफ आ जाता है, फिर वहाँ से वो पंजाब के मुद्दे भी छेड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी छेड़ सकता है, वो तो ओपन वो है। तो जितना बांध के रखोगे उसको, उतना आपके फेवर में जाएगा। ओके सर, तो सर मैं एक ही बोलूँ
हाँ हॉबी है कि वो तो कोई आपको दिक्कत पूछ वाली लेंगे बात नहीं। सॉन्ग्स में पूछ लेंगे किस तरह के हाँ। जेनरिक सॉन्ग आपको पसंद है, किसी का कोई वो स्पेसिफिक आपका सॉन्ग राइटर, ये जो भी लिरिसिस्ट, हाँ। ये जो भी इस तरह थोड़ा सा बेसिक प्रिपेयर कर लेना। बेसिक बस प्रिपेयर आपको। कर लेना बस। सर ड्रेसअप साड़ी में जाना, आई थिंक सो, साड़ी में एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट योर स्मार्टनेस, राइट। तो साड़ी में जाओगे तो ज़्यादा थोड़ा फॉर्मल वे में लगता है, सूट में भी आप जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको साड़ी में जाना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी और कोई क्वेश्चन आपका? सर ये बीएड वाला एक्चुअली नहीं ठीक है, कोई दिक्कत। सर वो मेरे पास है उसकी एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपने जैसे जो क्वेश्चन पूछा ना वो उस तरीके से कि फिर आपने की ही क्यों, तो मैं वो ये उस टाइम नहीं कहना चाहती थी कि ये पूरा ही बैकअप था। नहीं तो आप कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप कह दो कि सर मेरा मतलब मैं प्रेपरेशन के साथ साथ मतलब एक बैकअप हम सारे सोचते ही हैं कि वो है, तो आप कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। बस उसको खींचो ना, मतलब जिस हिसाब से आप, अगर आप आराम से मतलब टाइम लेके बोलोगे ना तो आपके पास टाइम होगा सोचने का। अगर एकदम आप किसी क्वेश्चन पे जंप करोगे तो फिर काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि कुछ आप गलत मिस कर जाओगे। पहले 30-40 सेकंड तो आप बोल दोगे, फिर आपको एकदम से लगेगा कि आगे कंटेंट ही नहीं है, फिर वो आपका मतलब वो करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपने बीएड की है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बीएड आपने किया तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है टू ग्रो करना, ठीक है ना। लाइफ का मोटिव ये है टू कीप ऑन ग्रोइंग, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स गुड। कि बाकी ये है कि आप मतलब आप बोलना कि सर मैंने जैसे जो भी मैंने ग्रेजुएशन में यूज़ किया है, जो भी है, तो वो मेरा हेल्प हुआ है, मतलब अलाइन है ना मेरे अगर वो उसमें। ये भी कहते हैं कि अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हो और अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो कहना सर इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्पायर फॉर मोर, तो मैं डेफिनेटली वो और चांस अवेल करूँगी। हाँ। उसमें आप कह देना कि मुझे और वाइडर वो मिलेगा, आपको और क्या, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पर्सनल डेवलपमेंट और कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री। आपको ये आप बता देना कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, वो भी आपको बेटर पता चल जाएगा। हाँ, तो पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रखना, ठीक है, कोई दिक्कत बाकी नहीं। कोई इशू नहीं है, यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। और मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट सिलेक्टेड, डोंट वरी, राइट। गो विद ऑल द कॉन्फिडेंस, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।